वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर लेते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको भी हम उनके बारे में भी हम देखें और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर तारीखी पक्का किला जो है उसका अगला हिस्सा है वो गिर गया है और इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। ये मतलब ये बात भी बड़ी इंतहाई तशवीशनाक है। और किले के अहाते में हम बात करें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग भी रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती है हमारी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह ढांचा कुछ अरसे से कमज़ोर हो भी रहा था। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ने इस पर तहकीकात का ऐलान भी किया था और अब ये ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल इसके मनाज़र भी आप देख रहे होंगे कि ये जो तारीखी पक्का किला है उसका अगला हिस्सा था जो कि गिर गया है और उसके बाद जो है वो शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। वकास वहाँ पर मौजूद है, वकास से हम जानते हैं। जी वकास, ये कोई तहकीकात का भी कहा गया था, कोई इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी गई, किसकी कोताही है, अब कोई रिपोर्ट सामने आएगी, मौजूदा हालत क्या है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के तारीखी पक्का किला की तज़ीन आराइश का काम जारी था महकमा आसार कदीमा की जानिब से, और ये जो मरकजी दरवाज़ा है ये उस वक्त मुनज़्ज़म हुआ जब कि इसकी तज़ीन आराइश का काम किया जा रहा था। महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस वक्त तरबियती अमला यहाँ मौजूद ना था, सिर्फ मजदूर जो कि गैर तरबियत याफ्ता थे वो इसकी मुरम्मत कर रहे थे। दरवाजे को दोनों जानिब से उसकी जो बुनियादें हैं उन्हें एक साथ काम शुरू किया गया, उनको खोखला कर दिया गया, जिसके बायस जो दरवाजे का पूरा ढांचा था वो जमीन बोस हो गया। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना फोर्ट में दर्ज कर लिया गया है महकमा आसार कदीमा के अफसर की मुद्दत में, और जो ठेकेदार हैं उन्हें नामजद किया गया है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ठेकेदार को तमाम कवायद और ज़वाबित से आगाह किया गया था। उसे ये कहा गया था कि पहले एक जानिब की दीवार का काम शुरू करे, उसे मुकम्मल करे, उसके बाद दूसरी जानिब का काम शुरू किया जाए, लेकिन ठेकेदार ने ऐसा ना किया और ये जो दरवाज़ा है, जो तारीखी दरवाज़ा है पक्का किला का, वो जमीन बोस हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम देखें तो जिम्मेदारी जो है महकमा आसार कदीमा की है, क्योंकि जब ये तज़ीन आराइश का काम जारी था 6 रोज से ये काम चल रहा था मरकजी दरवाजे का, और यहाँ पर कोई अफसर मौजूद ना था। महकमा आसार कदीमा का जो तरबियत याफ्ता अमला है वो मौजूद ना था, सिर्फ मजदूर थे जो कि गैर तरबियत याफ्ता हैं। उन मजदूरों की जानिब से दोनों दीवारों का काम एक साथ शुरू कर दिया गया, जिसके बायस जो ढांचा है वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, और जो ऐनी शाहिदीन है यहाँ के शहरी, उनका ये कहना है कि वो हवा में झूल रहा था, जिसके बायस ये दरवाजा गिर गया। शहरियों का ये कहना है कि इस तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो महकमा आसार कदीमा की है, क्योंकि पक्का किला जो है हैदराबाद की शनाख्त है, तारीखी विरसा है। 1 लाख से ज़ायद शहरी यहाँ आबाद हैं और हम काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पक्का किला मखदूश हो चुका है। जमीन या इसकी जो मुख्तलिफ फसीलें हैं उनके भी जो टूटने के वाक़यात हैं वो पेश आते हैं, लेकिन अब तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसकी वाक़े की फौरी जो है वो बिल्कुल इंक्वायरी शफाफ तरीके से करवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका वकास, आप आगाह कर रहे थे, और अब देखना यही है कि जिस तरह से हमें लग रहा है कि मुद्दईयत है महकमा आसार कदीमा के अफसर की और उसके बाद वो ठेकेदार पर डाला जा रहा है, तो ये सिर्फ ठेकेदार पर ना डाल दिया जाए, इसका तयन किया जाए कि किस किस की कोताही है इसमें, और तयन करने के बाद उनको कुछ सज़ा भी दी जाए ताकि पता लगे कि हर शख्स ने अपना काम करना है। और आसार कदीमा के हवाले से हम अपनी जिम्मेदारी शायद उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, और फिर जो है हम अपनी कोताही को छुपाने के लिए किसी और पर नाम लगा दें तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जो अगर बात की जाए पक्का किला की, जिस तरह से एक वो तारीखी हमारी एक कला है, तो उसकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम कुछ सेहत की बात भी कर लेते हैं इकरा। और कोविड-19 ने इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में दहशत के पंजे गाड़ रखे, और इसमें हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि हमारा कोरोना पर इतना ज़्यादा फोकस है, या फिर हम कोरोना के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि दीगर जो बीमारियां हैं उनके बारे में शायद हम उतना गौर भी नहीं कर रहे हैं और उनको उतना संजीदा भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना है, ख़ासतौर पर आज हम जिस मरज़ की बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ की, वो बहुत बड़ी आलमी वबा है और उसको भी अंडरस्टैंड करना है, संजीदा लेना है। बिल्कुल। अच्छा, वो कोविड से भी बड़ी आलमी वबा जो है वो बन चुकी है, और पाकिस्तान जैसे अगर गरीब ममालिक की अगर हम देखा जाए उसकी बात करें तो कोरोना वायरस से ज़्यादा अफराद की जान भी ले रही है डायबिटीज़। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद है। हमजा, अच्छा, पता नहीं इनमें से कितनों को पता है, मतलब 2 करोड़ से ज़ायद तो तादाद है। क्या ये वो 2 करोड़ हैं कि जिनको इल्म भी है कि उनको डायबिटीज़ है, या फिर इनमें बड़ी तादाद है कि जिनको इल्म ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है? और तकरीबन 2 करोड़ अफराद हम देखें तो ऐसे भी हैं कि जिनको इल्म नहीं है, जिस डेटा के मुताबिक ये हमने देखा। तो मतलब कि अगर हम देखें अभी तक के पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक कि जी 2 करोड़ तो चलें, शायद वो हैं कि जिनको पता है किसी न किसी तरह से कि जी कि हमें शायद डायबिटीज़ है, उसमें भी शायद मौजूद है। और 2 करोड़ तो बिल्कुल वो हैं कि जो बिल्कुल फिट हैं
उनको इल्म ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इन मरीज़ों में उन्होंने कहा कि कई हज़ार बच्चे और हामला ख़वातीन भी शामिल हैं और माहिरीन सेहत का कहना है कि जो डायबिटीज़ है उससे बचने के लिए अवाम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी खाने पीने की जो आदत हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें और जिस तरह से कहा जाता है बार बार कि एक्सरसाइज की जाए, वो अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज में सिर्फ यही नहीं कि आप मतलब मशीन के ऊपर एक्सरसाइज करें, वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वॉक करें और अपनी ज़िंदगी का उसको लाजमी अच्छा, हिस्सा ये तो बनाएं। हमने सुन रखा है कि डायबिटीज़ हो गई है तो उसका इलाज कुछ नहीं है, आप बस मेंटेन रख सकते हैं। क्या डायबिटीज़ होने से पहले हम किसी तरह से रोक सकते हैं कि या फिर इस तरह के इकदाम कर सकते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, इस तरह की खुराकें ले सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो रही हो, हम इस मरज़ में मुब्तला ना हो रहे हैं? और अगर किसी शख्स को ये बीमारी लाहक हो गई है तो उसके बाद किस तरह से डाइट हेल्प करती है और आपका लाइफस्टाइल हेल्प करता है, इसी पे हमने आज बात करनी है। बिल्कुल, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत उम्मे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मे फ़रवा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ की तरफ पहले तो आए ही ना, और अगर आ जाते हैं, जैसे प्री डायबिटीज़ अगर जिसको हो और उसको पता ना हो, तो वो कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले बात करूंगी मेरे सारे देखने वाले और आप लोगों से भी कि डायबिटीज़ जो है ये एक साइलेंट किलर डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें सिर्फ हमें शुगर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे सारे जिस्म के ऑर्गन जितने भी है, हमारे दिल की बीमारियों को आगे साथ लेके चलती है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते। इसके साथ साथ हमारी आँखों की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो हमें ये सिम्टम्स आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की खुराकें मौजूद हैं हम उस पर फोकस नहीं करते। हमारा लाइफस्टाइल शायद ऐसा हो चुका है कि हम बाहर के खानों पे ज़्यादा तरजीह देते हैं और घर के खानों से बहुत दूर भागते हैं। आप जिसको भी देखें शायद हम एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनको बेकरी आइटम्स, या घर में नॉर्मली भी हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है या हमारे बड़े जो हैं वो तो बेकरी के खाने या फास्ट फूड्स के अलावा, पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी रीज़न भी आजकल हमारी तमाम बीमारियों की जो मेन रीज़न है वो यही है। और दूसरा ये कि हम देर तक जागते रहते हैं रात को और सुबह भी हम देर तक सोते हैं। अब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें डायबिटीज़ के हवाले से, तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, दोस्ती करनी पड़ती है। अगर हम दोस्ती नहीं करते तो ये हमें मज़ीद से मज़ीद नुकसान देती है। अब दोस्ती इन वर्ड सेंस के दोस्ती हमें करनी पड़ती है इसके साथ अच्छी खुराक के साथ, अपने लाइफस्टाइल में चेंज के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और नंबर 3 हमें मेडिकेशन के साथ। अच्छा। जैसे तो लेटर अभी स्टार्टिंग है स्टेज, जैसे अभी आपने बात की प्री डायबिटीज़ की, कि अगर हमें प्री डायबिटीज़ है और हमें पता चल गया है और इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, इसके अलावा बार बार भूख लगना, वज़न में या शदीद कमी या वज़न में मज़ीद ज़्यादती, और कुछ ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि बाय बर्थ बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इसकी डिफरेंट इकसाम है, जैसे टाइप 1 जो कि बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, उसके लिए हमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो इंसुलिन लेनी पड़ती है, और ये बच्चों से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि लेटर स्टेजेस में फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की फैमिली में है तो फैमिली से ट्रांसफ़र हो सकती है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत फैट वाली डाइट ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। नंबर 3 हमारा वेट ज़्यादा होने की वजह से, ओबेसिटी जो कि मेन रीज़न है इसकी, इस बीमारी की, ओबेसिटी की वजह से भी हमें शुगर हो जाती है। PCOS जो कि लड़कियों में आजकल बहुत अहम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी एक रीज़न है हमारी डायबिटीज़ होने की। और नंबर 3 इसके अलावा हमारी और भी गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, PCOS है, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। इन सब का दारोमदार जो है वो हमारे लाइफस्टाइल पे है, हमारी डाइट पे है। ठीक है, उम्मे फ़रवा ये बताएं, तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि उनको डायबिटीज़ है। पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ अफराद हैं, पता कैसे नहीं लगता? कहते हैं कि शुगर तो बताती है कि मैं हो गई हूँ, शुगर बताती है। ऑब्वियसली शुगर ऐसे होता है कि जब लो शुगर होना शुरू हो जाए तब भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हमें कोई भी चीज़ है, हम उसके लिए अगर अब बात करते हैं नॉर्मली लोगों की, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने के लिए कोई डॉक्टर रेफ़र करता है, हम हॉस्पिटल में होती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टीचिंग हॉस्पिटल में, अगर कोई मेरे पास डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर रेफ़र करते हैं, वो आके नीचे कहेंगे हमें तो पता है हमने क्या खाना पीना है,
हम लोग खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बिल्कुल। और वो भी हेल्दी डाइट पे नहीं, दूसरी डाइट पे। लोगों को पता नहीं चलता, हालांकि शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें वाज़ेह सिम्टम्स आते हैं, जब हाई होती है तब भी और जब लो होती है तब भी। हमारी बॉडी पे जब लो शुगर होती है तो बॉडी पे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग के बाद वो बॉडी का हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता है कि हाइपोग्लाइसेमिक में बॉडी चली गई है। लेकिन लोग शायद इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, और मेरे ख्याल में लोग ये मानना ही नहीं चाहते। और अभी डायबिटीज होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब डायबिटीज अगर हमें पता लगे हो गई तो मीठा नहीं खा सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम पोर्शन साइज को कंट्रोल कर लें, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, हम इस डिजीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी, मेरे पास एक पेशेंट आया, कहते मैडम हमने कहीं से सुना है कि हम फलां जगह पे एक बाबा जी हैं, वो तवीज़ करके देते हैं और उससे शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। लोगों में अभी तक इतनी जहालत पाई जाती मतलब है कि वो उसमें इतना संजीदा नहीं लेते। अच्छा, अगर हम देखें वो कौन सी खुराकें हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको नहीं उनके करीब भी जाना। हमें वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, बेकरी की जितनी चीज़ें, हमें उनको बहुत मिनिमाइज कर देना चाहिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो कि हमारी डाइट ऐसी है कि हम सारी चीज़ें लेते हैं, मीठा, मेरे ख्याल में हम एक पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें, अपनी डाइट में हर वो चीज़ ऐड करें जो कि हेल्दी है। हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन फ्रूट्स भी हमें कम मीठे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हाई ग्लूकोज फ्रूट्स, जिसमें आम, केला, ये हमारी पसंदीदा खुराकें समझी जाती हैं। आम, केला, खजूर, अंगूर, शहद, इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इसकी सर्विंग कम से कम होनी चाहिए। नंबर सेकंड, ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी लो फैट, जो भी हमारी स्किम्ड मिल्क है उसको यूज़ करना चाहिए। हमारी जो भी इस तरह एग्स हैं, लीन मीट, प्रोटीन्स वाले सोर्सेज से लेना चाहिए। वेजिटेबल्स आनी चाहिए हमारी डाइट में। और इसके अलावा हमारी बेकरी को जितनी भी बेकरी है ना, उसको स्किप कर देना चाहिए। और होल व्हीट सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल, जिसमें आटा जो हम यूज़ करते हैं, हमने सुना है घरों में आता है वाइट आटा आता है, तो हमें उसको मिनिमाइज करके उसकी जगह पे होल सीरियल चक्की वाला आटा खाना चाहिए, चाहे वो गंदम है, बार्ले है, ओट्स है, जो भी ये आटा है उनको यूज़ करना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बताया कि क्या करना चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा हमें ये भी बताना है कि कम से कम टेस्ट कर लिया कीजिए, इतना मुश्किल नहीं होता। तकरीबन अब तो मैंने हर घर में ही देखा है कि आप लोग खुद घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जाते रहते हैं, आते जाते किसी फार्मेसी पे जाएंगे तो आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं। और एक दफ़ा की ऊपर नीचे वाली को इतना संजीदा नहीं लेना, और डॉक्टर के बगैर कोई दवाई का भी फैसला नहीं करना है। हम अपने हमसायों को जो दवाई लगी होती है, जो अद्वियात वो ले रहे होते हैं, वही लेना शुरू कर देते हैं, तो ये गलतियाँ भी हमजा एक और बात ये कि जो डायबिटिक पेशेंट, इसमें हम सुन रहे होंगे ना, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो जो अपनी डायबिटीज़ को मान भी नहीं रहे होते हैं और ना लाइफस्टाइल को अपना उस तरह से ठीक कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि मीठे से भी परहेज नहीं कर रहे होते हैं। परहेज क्यों नहीं करते, तुम्हें मैं बताता हूँ। कहते हैं कि मैं जो चाय हूँ ना वो फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके बाद मैं बर्फी खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, उससे मुझे मसला नहीं होता। मीठा मैं खा लेता हूँ, लेकिन चाय में चीनी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की तकरीबन हम एहतियात कर रहे होते हैं। इस तरह की एहतियात से परहेज ही फिर करना बेहतर है, परहेज कीजिए। ये जो डायबिटीज़, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ये फिर आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में उनको भी हिट कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, हम सबके फेवरेट हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जब कोई परेशान होता है तो हम अब यूट्यूब पे कोशिश करते हैं कि हम उनके कुछ पुराने शोज़, प्रोग्राम्स हैं वो देखें। अदाकार, आर्टिस्ट, बेहतरीन कॉमेडियन उमर शरीफ साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, और अब दिल जो है वो बहुत दुख रहा है कि जब उन्होंने उनकी तस्वीर सामने आई थी, और वीडियो खास तौर पर जिस तरह से आई है उनका सामने आया, देखा तो मतलब बड़ा दिल रंजीदा और था हमसा, मेरा भी देख के कि हमने इनको किस रूप में देखा, लोगों को हंसाते, हम सबको हंसाते ही रहे हैं। और मतलब कि क्या बात है उमर शरीफ साहब की, क्या बेहतरीन उन्होंने काम किया। करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे और वो जल्द अज जल्द। और उनके इलाज के हवाले से एक पैगाम है जो वज़ीर आज़म साहब के नाम उन्होंने जारी किया है, वो हम आपको भी सुनाते हैं। डॉक्टर ने कहा है मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए, और मैं बिलीव करता हूँ मुझे जितना किस्मत में मेरे लिखा था, मैंने इमरान खान मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना का इलाज की, मैं हेल्प किया उनके, और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। मैं उमर शरीफ मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कभी कोशिश भी की है, आपने मुझे कॉल किया है, मैंने हमेशा आपके
आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। तो ये वीडियो पैगाम जो है उमर शरीफ साहब का आपने सुना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द से तंदुरुस्ती के साथ सेहतयाबी भी अता फरमाए। आमीन। इसी तरह से और शहबाज गिल साहब का जो सामने आया बयान, उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब को कल कहा था कि मैं आज आगाह कर दूंगा और फिर हम जो हैं जो हो सकेगा गवर्नमेंट को करेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आर्टिस्ट का आप ख्याल रखें, अपने हीरोज़ का आप ख्याल रखें। कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं रमीज़ राजा साहब के हवाले से कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से जो मुलाकातें हुई हैं, बातें हुई हैं, उसकी कुछ कहानी सामने आ गई है। फ़खर जमान का और फ़हीम अशरफ का नाम सामने आ रहा है कि उनको शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल भी किया जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अंदरूनी कहानी एक्चुअली है क्या। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या गुफ्तगू हुई थी जो रमीज़ राजा साहब गए थे, वाकई फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ की वापसी के इम्कानात रोशन है? देखिए, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम तो वैसे तीनों सीरीज के लिए अनाउंस की है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की होम सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए जी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो चाहें तो 16 अक्टूबर तक जो T20 वर्ल्ड कप में टीम मुंतखब की है पाकिस्तान ने जी, उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के जो 5 T20 इंटरनेशनल जब लाहौर में खत्म होंगे तो उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट समझती है कि कोई प्लेयर इस काबिल नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके तो फ़खर जमान भी है, फ़हीम अशरफ भी है, और तीसरा नाम जो है वो उस्मान कादिर भी है। सही है। जैसे कल हमने सुना कि मोहम्मद नवाज जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अगर मोहम्मद नवाज अब तो चूंकि मेडिकल ग्राउंड पर अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो फिर उस्मान कादिर आ सकते हैं और हमारे पास मोहम्मद नवाज की तरह एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम पहले ही टीम में मौजूद है। लेकिन मसला ये नहीं है टीम का, मसला ये कि जिस तरह टीम के बारे में बहस शुरू हुई है और एक अजीब व गरीब कंफ्यूजन वाली टीम अनाउंस की है मोहम्मद वसीम ने, तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साइन नजर नहीं आ रहा। अच्छा भट्टी साहब, आज़म खान की शमूलियत पर भी सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है कि उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आप समझते हैं कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सरफराज को खिलाए बगैर आउट कर दिया गया, उन पर भी तनकीद की जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज़म खान नौजवान हैं, अपकमिंग हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन एक सीनियर प्लेयर को जो पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन रहा, ट्रॉफी उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने की थी, उनको इस तरह रुस्वा करके टीम से बाहर कर देना और ये कह देना कि 2 साल से सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है। 2 साल में तो आपने 8-8 महीने बाद उनको खिलाया कितना मैच टोटल खिलाए जी, तो 25 परफॉर्मेंस से आपने बाहर किया। मेरे ख्याल में आजम खान का बहुत अभी मुस्तकबिल बाकी है, उनको उनकी फिटनेस पे काम करें, उनकी जो थोड़ी बहुत बैटिंग में खामियां वो दूर करें। लेकिन ये जो हमारा स्टाइल है कि हम अपने हीरोज को एक वक्त में तो कंधों पर बिठाते हैं फिर एकदम जमीन पर गिरा देते हैं, मेरे ख्याल में इस रविश को हमें तर्क करना होगा। बिल्कुल ठीक है सर। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान ने काफ़ी आसानियां की हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े प्रेशर में थे क्योंकि कोविड की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, खाने पे भी मसला था, अलग-अलग कमरों में थे। हम एयरपोर्ट्स के ऊपर भी उनको आसानियाँ फराहम कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा मयार है? और फिर टीम भी हमें ऐसी मिलती है कि अगर उससे जीत भी जाएं तो दुनिया दाद नहीं देती, हारें तो वैसे ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं। अच्छा हमजा, मुझे ये ऑनर रहा कि मैं पिछले 21 साल में मैंने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इंटरनेशनली ट्रैवल किया शायद पाकिस्तान के किसी और सहाफ़ी ने नहीं किया। होम सीरीज भी मैंने पाकिस्तान की बेतहाशा होम सीरीज कवर की, लेकिन हमारे मुल्क में जो VIP कल्चर, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो VIP कल्चर की बात करते थे। ये VIP कल्चर मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा। इवन हमने ये देखा जब फॉरेन टीमें पाकिस्तान आती हैं, इमिग्रेशन की लाइनों से हमें नहीं, उन टीमों को नहीं गुजारते, हम उनको डायरेक्ट बाहर लेके चले जाते हैं, उनके पासपोर्ट बाद में स्टैंप होते रहते हैं। लेकिन दुनिया में मैंने खुद लाइन में ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ वकार यूनुस और दूसरे प्लेयर एक आम लोगों के साथ लाइन में लगे हुए थे। इंग्लैंड में मैंने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पब्लिक के साथ लाइनों में खड़े रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो कल्चर है
ये इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी नहीं है। लेकिन हमारा एक अजीबोगरीब कल्चर है कि हमारी मेजबानी की बहुत ज्यादा तारीफें दुनिया करती है और हमारे यहाँ जो हमारे खाने हैं वो भी जिस तरह मेहमानों को पेश किए जाते हैं दुनिया में और मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जो कोविड टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया था वो तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका। लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट पे कोविड टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब टीम होटल आएगी तो वहाँ तो उनकी यकीनी तौर पर कोरोना टेस्टिंग होगी। लेकिन अगेन वही बात है कि हमने अपनी रिवायत को कायम रखा है। वो वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत सारी जगहों पर तो शायद अब नहीं है, लेकिन अच्छा सर, एक आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, 1 मिनट रह गया, आपको लग रहा है कि नया कोच आ जाएगा हमारे वर्ल्ड कप में जाने से पहले, और जो इंग्लैंड के कोच का जिक्र हो रहा था उनको ही बुलाया जाएगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं? देखिए, हम रमीज राजा साहब चेयरमैन बनने से पहले बराह रास्त कुछ फॉरेन कोचेस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने जानने की कोशिश की है, 2 से 4 हफ्तों का वक्त लगेगा। चले मान लिया कि 2 हफ्ते में कोच आ गया, जो पीटर मूर भी आ गए, लेकिन क्या इस टीम को जो दूसरों ने मुंतखब की, दूसरों ने 2 साल से तैयारी की इस टीम के साथ, नया कोच इतने बड़े इवेंट की जिम्मेदारी लेकर खुदा न खासा कोई डिबैकल हो गया तो सारा मलबा उस पर गिरेगा। मेरा ख्याल कोई भी अक्लमंद आदमी तो ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई अक्लमंद आदमी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जिनका जिक्र हो रहा है उनके केविन पीटरसन के साथ भी खासे इख्तलाफात रह चुके हैं और केपी ने अपनी जो है कप्तानी भी कुर्बान की थी इस मामले के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।